बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां आज पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में मोटे तौर पर सभी 243 सीटों की रणनीति पुख्ता करने की कोशिश की है। गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पटना में अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि जीत को लेकर दोनों नेताओं ने रणनीति पर बातचीत की है। इसके बाद रोहतास के डेहरी में गृह मंत्री शाह ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं संग संवाद किया, उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दिया। शाहाबाद और मगध में विधानसभा की 48 सीटें आती हैं। इसके बाद अंत में अमित शाह बरौनी पहुंचे, जहां उन्होंने बेगूसराय और पटना क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्हें चुनाव में जीत का सूत्र दिया, मंत्र दिया। गृह मंत्री शाह के बिहार दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा रोहतास के डेहरी में हुई सभा की ही है। ये इलाका शाहाबाद में आता है, जहां 2020 में एनडीए का प्रदर्शन फिसड्डी रहा था, बहुत खराब। इस इलाके का पूरा सियासी अंक गणित आपको समझाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज डेहरी की जमीन से शाह ने कैसे शाहाबाद समेत पूरे बिहार को साधा, आप वो बयान सुनिए। मगध शाहाबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। वो कहते थे हम SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर देंगे। जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, ST SC OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। बिहार में चुनावी ऐलान से पहले शहमात का खेल जारी है। बीजेपी का इरादा इस बार अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का है, तो महागठबंधन भी बिहार विजय की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में अब तक 7 बार बिहार आ चुके हैं, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या शिलान्यास कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार ने भी लाभार्थी योजनाओं की झड़ी लगा दी। चुनाव से पहले ही नीतीश के हाथों वायदों की पोटली गंवा चुके विपक्ष को अब कथित वोट चोरी से चमत्कार की उम्मीद है। ऐसे में पहले राहुल तेजस्वी ने यात्रा निकाली और अब तेजस्वी अकेले ही यात्रा पर हैं। इन सब के बीच अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद बिहार की सियासी हलचल में अचानक से उछाल आ गया है, यानी कि वहां पर सियासी सेंसेक्स काफी ज्यादा हाई है। वैसे तो शाह ने आज बयान सुनाते हैं। एक तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह सरकार को जो मंत्री मारा था दिवेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? चाणक्य की तरह नीतिकार है अमित शाह, देश के बड़े नीतिकार नेताओं में से माने जाते हैं। तो ये गुड़ भी देंगे और हम लोगों ने तय भी किया है कि बेगूसराय के 7 सीटों में से 7 सीट इस बार हम लेंगे एनडीए का। वैसे तो अमित शाह ने आज रोहतास के अलावा बेगूसराय में भी बिहार विजय का प्लान पेश किया है, लेकिन रोहतास जिले के डेहरी में हुई सभा की सबसे ज्यादा चर्चा है रोहतास यानी शाहाबाद का इलाका, जहां खुद अमित शाह ने बताया कि पिछली बार उन्हें कम सफलता मिली थी, लेकिन अब की बार लक्ष्य इस क्षेत्र की कम से कम 80% सीटों को जीतने का है। शाहाबाद इलाके में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं। यह इलाका पहले बीजेपी और एनडीए का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे करारी हार इस हिस्से में झेलनी पड़ी थी। 2010 तक एनडीए शाहाबाद क्षेत्र में 100% सीटों पर जीत हासिल करता रहा, लेकिन 2015 से हालात वहां पर बदलने लगे थे। शाहाबाद में लोकसभा की 4 सीटें हैं, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकट, जबकि विधानसभा की 22 सीटें यहां से आती हैं। 2015 में इस इलाके में एनडीए कैसे पिछड़ने लगा, इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे
तो अमित शाह के शाहाबाद मंथन की कहानी आसानी से समझ पाएंगे। 2015 की विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए 22 में से सिर्फ 6 सीटें ही विधानसभा की जीत पाया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर में सभी चारों सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए को 22 में से सिर्फ 2 सीटें ही नसीब हुई थीं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए चारों की चारों सीटें इस हिस्से से गंवा बैठा। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भोजपुर जिले की 7 सीटों में से आरा और बढ़हरा में जीत मिली थी, तो बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। कैमूर की चैनपुर सीट से बीएसपी के जमा खान जीते, तो जेडीयू में शामिल होकर वो मंत्री बन गए। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए की इतनी बुरी गत हुई कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह आरा से चुनाव हार जाते हैं। काराकाट से आरएमएल के उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। बक्सर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को आरजेडी के सुधाकर सिंह ने हराया, तो सासाराम में बीजेपी के शिवेश राम को कांग्रेस के मनोज राम ने पटखनी दे दी थी। एक एक करके हम जीत हार दिखा रहे हैं। देखिए, मनोज हार जीते, उनका मुस्कुराता हुआ ज्यादा चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिवेश राम को हार मिली, बाद में वो मंथन करने लगे थे। फोटो देख के तो यही लग रहा है। हालांकि 2024 में ही शाहाबाद इलाके की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी की है। भोजपुर जिले के तरारी और कैमूर जिले के रामगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की। इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए अमित शाह ने इस इलाके पर अपना पूरा फोकस किया है, ताकि यहां पर जीत हासिल की जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हुए, चुनावी माहौल के बीच बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में जिस तरह का माहौल है, वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक कतई नहीं माना जा सकता। अब मैं बात करने जा रही हूं लालू प्रसाद यादव के परिवार की। लालू परिवार में पिछले कुछ दिनों से वर्चस्व और विरासत की चिंगारी सुलग रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच जो चल रहा है, सबके सामने आ चुका है। अब पारिवारिक लड़ाई में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रुख भी तेजस्वी यादव की परेशानी का कारण बन सकता है। विवाद की इस कहानी के केंद्र में है तेजस्वी के सियासी सलाहकार और राज्यसभा के सांसद संजय यादव। संजय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में वो बिहार अधिकार यात्रा वाली रथ पर सवार हैं और जिस जगह पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, उस जगह पर संजय यादव आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से आप इस खबर की अहमियत को समझ जाइए। पहली तस्वीर में तेजस्वी यादव गाड़ी में अगली सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं से उनकी तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है उसमें तेजस्वी की जगह वहां पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्टी परिवार में विवाद की वजह यही वो तस्वीर है। लालू परिवार के समर्थक आलोक कुमार नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फेसबुक पर बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई अपने को शीर्ष से भी ऊपर समझ रहा है तो ये अलग बात है। इसके आगे वो बिना संजय यादव का नाम लिए काफी भला बुरा लिखते हुए दिखाई देते हैं। दोयम दर्जे का व्यक्ति बता रहे हैं। इस फेसबुक पोस्ट को लालू यादव की बेटी रोहिणी ने रीपोस्ट किया है। अब रीपोस्ट का मतलब ये साफ है कि आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं और पूरी तरह से अपनी सहमति जता रहे हैं। परिवार में तो मतभेद है ही, क्योंकि जहां ससम्मान लालू जी बैठते थे उनकी सीट पर कोई बैठ जाए तो परिवार को बुरा तो लगेगा ही। ये तो सबको मालूम है कि संजय यादव जी चला रहे हैं आरजेडी को। खाता न बही, जो संजय यादव जी कहें वही सही, वही आरजेडी है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी पद राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षित है। इसी अधिकार से रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है पोस्ट को शेयर करके। अभी पिछले दिनों जब मैंने पटना में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी इशारों में संजय यादव को लेकर कई सवाल उठाए थे। यानी पहले से तेज प्रताप यादव ने संजय को निशाने पर लिया ही था। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि वाकई में संजय यादव इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने भाई को भाई से और बहन को भाई से दूर कर रखा है। पहले दर्शकों को संजय यादव के बारे में दे देते हैं जानकारी। मूल रूप से
हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी यादव से दोस्ती हुई। राजनीति में आने से पहले आईटी कंपनी में काम करते थे। 2013 में तेजस्वी जब बिहार लौटे तो संजय यादव को उन्होंने वहीं बुला लिया। उस वक्त से ही तेजस्वी यादव के साथ वो काम कर रहे हैं। पिछले साल तेजस्वी यादव ने बाकायदा उन्हें राज्यसभा भी भेजा। लेकिन अब चुनावी माहौल में जिस तरह से परिवार के अंदर से आवाज उठने लगी है, वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे आप रोहिणी के इस कदम का असर इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव वाली सीट पर दलित नेता शिवचंद्र राम भी बैठे दिखे। पहले ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती थी, लेकिन उनके सवाल उठाते ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। रोहिणी ने इन तस्वीरों को भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। तो अब देखते हैं परिवार का झगड़ा संजय यादव को लेकर कहां तक जाता है। संजय यादव अब अगली बार गाड़ी में कुर्सी का ध्यान रखेंगे या फिर इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी जो विवाद की वजह बनती रहेंगी। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उधर आज तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा खगड़िया पहुंची। यहां से कार्यक्रम के बाद तेजस्वी को हेलीकॉप्टर से पटना लौटना था। हेलीपैड तक तेजस्वी जिस गाड़ी से पहुंचे वो गाड़ी कीचड़ में फंस गई। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ने में देरी हो रही थी। तेजस्वी ने वहीं हेलीपैड पर ही लोगों के बीच पेन, चॉकलेट और चिप्स बांटना शुरू कर दिया। संजय यादव भी साथ में थे। बाद में बहुत देर तक हेलीकॉप्टर में सब बैठे रहे, इंतजार करते रहे। एक बच्चे को पेन देते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई। यही पेन यानी कि कलम बिहार की सियासत में कल से वायरल है। तेजस्वी कट्टा वर्सेस कलम का संदेश देकर जेडीयू और बीजेपी पर वार कर रहे हैं। घोड़े पर चढ़कर घूमते तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें बिहार के उस मोकामा से आई जो बाहुबली अनंत सिंह का इलाका कहा जाता है। बिहार की सियासत में घोड़े की सवारी का ट्रेडमार्क अनंत सिंह के नाम पर दर्ज है। लेकिन जिस अंदाज में रथ से उतरकर तेजस्वी यहाँ घोड़े पर सवार हुए, उसे आप चुनावी माहौल में नकल के साथ चुनौती मतलब दोनों का कॉकटेल कह सकते हैं। मोकामा पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा किनारे बसा इलाका है। यहाँ की सियासत में 20 साल से अनंत सिंह का जलवा कायम है। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी से जीते। अभी उन्होंने ठिकाना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बना रखा है। सोलह सितंबर को अनंत सिंह ने यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया। अगले दिन यानी 17 सितंबर को घोड़े पर चढ़कर तेजस्वी ने उन्हें चुनौती दी। चुनौती की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी मोकामा से तेजस्वी की एक और तस्वीर आई जिसमें वो थोक के भाव में लोगों को कलम बांट रहे हैं। बिना नाम लिए अनंत सिंह को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। तेजस्वी यहाँ कट्टा का जवाब कलम से देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 20 साल में पहली बार मोकामा में आरजेडी को जीत अनंत सिंह को टिकट देने से ही मिली। हाँ, ये बात सही है कि मोकामा का सियासी इतिहास कट्टों के किरदार से भरा रहा। 1990 से 2000 तक अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह जनता दल के विधायक रहे। 2000 में बाहुबली सूरजभान सिंह निर्दलीय जीते थे। 2005 से 2022 तक अनंत सिंह खुद विधायक रहे। 2022 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से ही चुनाव जीती। कहने का मतलब ये है कि मोकामा में आज कलम बांटने वाले तेजस्वी के पूर्वज ही कट्टा पॉलिटिक्स के जनक रहे। चर्चा इस बार भी हो रही है कि अनंत सिंह से मुकाबले के लिए तेजस्वी मोकामा में बाहुबली अशोक महतो या उनकी पत्नी को उतार सकते हैं। उधर नीतीश कुमार ने बिहार का चुनाव जीतने के लिए एक नया दांव चला है। बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करके यूथ को टारगेट करने की कोशिश की। बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। 58% आबादी यहाँ 25 साल के कम उम्र के लोगों की है।
ये युवा वोटर बिहार की सियासत में बड़ी भूमिका निभाने की ताकत रखते हैं। तमाम पार्टियों की नजर इन्हीं युवाओं के ऊपर है। नीतीश ने महागठबंधन की MY की काट के लिए इन्हीं महिला और युवा वोटरों को लुभाने की तैयारी तेज की है। इन्हीं वोटरों के दम पर 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। चुनावी मौसम में पटना की सड़कों पर कभी दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो कभी शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं का आंदोलन होता है। इन दिनों पटना में छात्रों और युवाओं का ये प्रदर्शन आम बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसका भी तोड़ चुनाव में जाने से पहले निकाल लिया है। अब बेरोजगारी भत्ते को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। स्नातक पास हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। 20 से 25 साल के छात्र युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। 2 साल तक की इस मदद को स्वयं सहायता भत्ता का नाम दिया गया है। पहले बिहार में ये व्यवस्था इंटर पास छात्रों के लिए ही थी। नीतीश कुमार का एक तरीके से आप ये मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले सरकार तमाम कील कांटों को दुरुस्त करना चाहती है। फोकस महिला और युवा वोटरों पर है। इसे NDA का MY समीकरण कहा जा रहा है। इससे पहले आधा दर्जन से ज्यादा बड़े ऐलान नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने में बिहार के युवा और महिला वोटरों को ध्यान में रखकर किए। महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू है। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 किया गया। ममता वर्करों को 300 की जगह 600 रुपए देने का फैसला लिया। स्कूल के रसोइयों का मानदेय 1650 से बढ़कर 3300 कर दिया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान पहले ही कर रखा है। युवा आयोजन के गठन को भी नीतीश मंजूरी दे चुके हैं। नीतीश के इन लोक लुभावन ऐलान का असर यह है कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में कलम बांट रहे हैं।